जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, और उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि देखिए, हिस्ट्री जो होती है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट का है या यूनियन का है, तो हम जो कुछ बुक्स होती हैं जिसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, उस बुक्स को ही आधार बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी उसका जो आधार है वो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट्स मिल जाते हैं और जानी मानी बुक है, और जो लिखने वाले हैं राजीव विहिर जी, वो खुद एक IPS ऑफिसर है, राइट। अब देखिए, इतिहास को आप जानते ही हैं 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आपको प्राचीन इतिहास मिलता है जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, फिर आपको मिडिवल हिस्ट्री मिलती है जिसे हम मध्यकालीन कहते हैं, फिर हमें मिलता है आधुनिक इतिहास जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब जैसे यहाँ से प्रश्न होना चाहिए कि हमने शुरुआत तो प्राचीन इतिहास से करनी चाहिए, परंतु ऐसा होता है कि समाज में जो हमें दिखता है वर्तमान में, वो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, ज़्यादातर जुड़ा हुआ होता है वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक इतिहास में, राइट। उदाहरण, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि जो ऑर्डिनेंस होता है, जो अध्यादेश होता है, उसकी उत्पत्ति, उसका जेनेसिस कहाँ पर है? क्योंकि हमें दिखता है वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 123 और जो राज्यपाल हैं अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश को जारी करते हैं। तो इसको अगर हम समझें, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम जाएं, तो हमें एक नाम दिखता है जो पहले वाइसरॉय बने थे हमारे, लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने 1859 यानी कि 1859 में ये अध्यादेश को भारत में लाए, और कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके माध्यम से वो जो अध्यादेश था उसको एक कानूनी दर्जा मिलता है। तो देखिए, आज का जो अध्यादेश है हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न में दिख जाता है। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न से। पहले मॉडर्न पढ़ते हैं, फिर मिडिवल पढ़ते हैं, फिर जाके हम पढ़ते हैं एंशिएंट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं, राइट। तो हम जो शुरू करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। अब शुरू करने से पहले ये देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब देखिए, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री खूबसूरत तभी लगती है जब उसको हम उसकी जो हिस प्लस स्टोरी है उसको समझ जाएं, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक स्टोरी में इसको समझाने का सारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर, और समझेंगे हर चीज ऐसा है तो क्यों है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड जो है उसमें आप देखेंगे हम दोनों माध्यम, यानी कि चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है, तो जो हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बालक बालिकाएं हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर वो हिंदी मीडियम वाली हैं तो हिंदी में भी उन्हें नोट्स मिलेंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में मिलेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं निरंतरता, या ये में होता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इस यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि देखिए, जो भी इतिहास होता है, जैसे हम उसको 3 चरणों में विभाजित तो कर देते हैं। हम कहते हैं भैया ये एंशिएंट है, ये मिडिवल है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, परंतु देखिए, जब कोई इतिहास होता है उसको आप वास्तविकता में विभाजित नहीं कर सकते, वो तो समय है, ठीक है। समय को कैसे विभाजित करोगे, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा तो आधुनिक इतिहास को पढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ा सा मध्यकालीन में जाना पड़ेगा। तो यानी कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत करने के लिए मुझे कुछ हद तक मध्यकालीन इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि भैया जो मॉडर्न इंडिया है उसकी जो शुरुआत है वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन है, राइट। परंतु ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कि हमें जैसे कुछ समझ में आएगा कि 15th सेंचुरी में कुछ हुआ है, ठीक है, या उससे पहले जो मुगल थे उनसे भी कुछ हुआ है, यानी कि 15वीं शताब्दी के आसपास। जैसे अगर मैं बोलूं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो पानीपत का पहला युद्ध होता है वही एक स्थापना रखता है किसकी? मुगलों की। पानीपत का पहला युद्ध आप सभी जानते होंगे 1526 में हुआ था, यानी कि जो 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हमें दिखता है कि मुगलों ने कहीं ना कहीं भारत पे कब्जा कर लिया है, राइट। परंतु हमें ये भी दिखता है कि अगर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा जो वास्को ड गामा है, उनकी जो एंट्री है, वो जो भारत पहुंच गए हैं वो 1498 में पहुंच गए, यानी कि जो 15वीं शताब्दी है उसके अंत में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो असल में क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो यूरोपियंस थे ये भारत की तरफ क्यों आए, ठीक है, भारत की तरफ क्यों आए, हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, राइट साइड आपको जो स्लाइड दिख रही है, अब ध्यान से देखिए, इसको 2 रंगों में विभाजित किया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, राइट। तो एक आपको दिख रहा है, ये एक वॉयलेट कलर दिख रहा है, एक रेडिश कलर दिख रहा है, राइट। ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखिए, ये आप ध्यान से समझिए, बात है 7वीं शताब्दी की, ठीक है, 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है।
या मैं बोल रहा हूं कि जो थर्ड क्वार्टर है ऑफ द 6th सेंचुरी। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर मैं 6th सेंचुरी बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो 501 से लेके जो 599 साल जो है इसके बीच का समय ना, जैसे आज हमें 21वीं सदी कहते हैं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं 6वीं शताब्दी की। अब 6वीं शताब्दी को भी मैं उसका तीसरा क्वार्टर ले रहा हूं। तीसरा क्वार्टर मतलब एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, तो उसको 4 में विभाजित कर देते हैं, 25 25 25। तो कहीं ना कहीं जो 6वीं शताब्दी का जो थर्ड क्वार्टर बनता है, तीसरा क्वार्टर बनता है, वो बनता है 550 से लेके 575 वर्ष में। तो इस वर्ष में क्या होता है, जो हमारा बहुत बड़ा जो रोमन एम्पायर है उसका विभाजन हो जाता है। जैसे यहां पर आपको 7वां दिख रहा होगा, परंतु असल में ये 6वां था, ठीक है। तो इसका विभाजन होता है रोमन एम्पायर का। और रोमन एम्पायर जो बहुत बहुत विशालकाय रोमन साम्राज्य था, बहुत विशालकाय। अगर आप देख रहे होंगे ये भूमध्य सागर है आपका, ये वाला हिस्सा जो है वो भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा। तो भूमध्य सागर का चारों तरफ फैला हुआ था। अब इमेजिन करिए, जिसमें उत्तरी अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो भी आता है, राइट। तो ये इतना बड़ा रोमन साम्राज्य टूट जाता है, और टूट जाता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, वो है पश्चिम यूरोप और वो है पूर्वी यूरोप। और जो पूर्वी यूरोप है उसकी जो राजधानी बनती है वो बनती है कॉन्स्टेंटिनोपोल। राजधानी क्या बनती है? कॉन्स्टेंटिनोपोल, पूर्वी यूरोप की। और उस राजधानी पे 1453 में ओटोमन टर्क्स का क्या हो जाता है? आक्रमण, और उसको जीत लेते हैं। यानी कि जो एक समय यूरोप का हिस्सा था जो टूटकर पूर्वी रोम बन चुका है 6वीं शताब्दी के आसपास, वो कहीं ना कहीं 1453 यानी कि 15वीं शताब्दी में ऑटोमन टर्क्स के हिस्से में आ जाता है। और ये ऑटोमन टर्क्स जो थे ये एक इस्लाम को मानने वाले लोग थे, ठीक है। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो ईसाई धर्म से है, क्योंकि रोम साम्राज्य किसको मानता था? ईसाई धर्म को मानता था। परंतु आज हम देखेंगे 15वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1453 में जो पूर्वी जो रोम साम्राज्य है वो आ गया है इस्लाम मानने वाले लोगों के अंतर्गत, राइट। अब मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं ये चीज, देखिए अब आगे चल के हमें क्या दिखता है। 1453 के आसपास हमें क्या दिख रहा है, यहां पर है जो आपको ये वाला रंग दिख रहा है, वॉयलेट रंग जो दिख रहा है, बैगनी कलर जो दिख रहा है, यहां पर इस्लाम है। आई मतलब इस्लाम, और ये जो रेड वाला है ये है सी मतलब क्रिश्चियनिटी, यानी कि यहां पर आपको दिखेगा ईसाई। तो मध्यकालीन जब हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, तो गवाह है कि धर्म के लिए बहुत लड़ाई हुई है। वो आज भी होती है, राइट, आज भी होती है। तो उस समय तो काफी देखी गई। तो हो क्या रहा था, इस्लाम आप अच्छी तरह जानते होंगे। इस्लाम जो है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का टू मदीना 625 एडी में, कब 625, एक सेकंड, पैगंबर मोहम्मद साहब ने 625 एडी में मक्का टू मदीना सफर किया था। मक्का टू मदीना आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया में। तो वहां पर हमें दिखता है कि जो इस्लाम की स्थापना करी 625 एडी में। कौन सा पुराना धर्म है, ईसाई या इस्लाम? ऑब्वियसली बात है ईसाई। ईसाई धर्म बनने के 625 वर्ष बाद बनता है आपका इस्लाम धर्म। परंतु देखा यह गया है कि इस्लाम धर्म फैल बड़ी तेजी से रहा था। अब जब इस्लाम धर्म फैलेगा बड़ा तेजी से, तो क्या दिखेगा, कौन परेशान होंगे? परेशान होंगे ईसाई को मानने वाले लोग। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर वाला हिस्सा देखिए, रेड वाले हिस्से का अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं, ये वाला, तो यहां पर आपको 2 देश दिखेंगे, स्पेन और पुर्तगाल। क्या दिखेंगे? स्पेन और पुर्तगाल। और हम सभी जानते हैं कि वास्को ड गामा जो था वो कहां का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा आइडिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, जब हम एक शब्द है रेनेसा। रेनेसा क्या है? रेनेसा एक पुनः जागरण था। मतलब इसमें था क्या कि देखिए ऐसा था कि एक समय जो रोमन है या जो ग्रीक्स हैं, इस तरह के जो लोग थे, ये काफी एक वास्तविक बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, ना कि धर्म की बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे। उदाहरण जैसे हम जब पढ़ते हैं फिलोसोफर को, जैसे हमने पढ़ा प्लाटो, हमने पढ़ा एरिस्टोटल, हमने पढ़ा सुकरातो, जो भी हमने पढ़े, अगर आप देखोगे तो ये ग्रीक को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि यूरोप वाले हिस्से को, ठीक है। एथेंस वाला एरिया है जो भूमध्य जो सागर है उसी के पास के देश पड़ते हैं। तो वहां पर आप उनकी बातें देखेंगे तो वो राज्य की बातें करते थे। जैसे प्लाटो की अगर मैं बात करूं, प्लाटो में आप देखोगे वो राज्य की बात करता था कि भैया प्रजा की सुरक्षा के लिए राज्य को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा,
इस तरह की बातें करते थे। राज्य की बातें आ रही है, समझिए मेरी बात। राज्य जो आज हम जानते हैं स्टेट, उस समय बात हो रही है 323 300 बीसी में, इतनी पुरानी बात है। बीसी का नाम है, बिफोर क्राइस्ट। परंतु हुआ क्या, आगे चल के देखा गया कि धर्म कहीं आगे आ गया था। धर्म, जो धार्मिक गुरु थे, जैसे जो ईसाई धर्म के जो पोप थे, उन्होंने क्या करा, धर्म के नाम पे शासन करने लग गए। और जो शासक थे वो धर्म गुरु की बहुत मानते थे, क्योंकि हर आदमी भगवान से डरता है भैया, चाहे वो ईसाई है, चाहे इस्लाम धर्म का है, चाहे हिंदू है, कोई भी डरता है, नहीं डरता है। तो इसीलिए हुआ क्या, जो ये लोग प्लाटो तरह के लोग जो थे, ये जो बातें करते थे इस तरह की राज्य वाज्य की, अब वो कहीं ना कहीं बातें दब गई हैं। अब धर्म भारी हो गया सब जगह, धर्म के नाम पे शासन किए जा रहे हैं। तो हुआ क्या, जब शिक्षा में धर्म बहुत आया, ध्यान से सुनिएगा, जब शिक्षा में धर्म बहुत आया तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि जो तकनीक थी वो तकनीक नहीं बन पाई, क्योंकि तकनीक के लिए हमें विज्ञान चाहिए। अब धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो कहाँ से विज्ञान उत्पन्न होगा। तो इसीलिए फिर एक जो धर्म गुरु थे, धर्म के नाम पे शासन प्रशासन में इनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। लोगों का ये लोग शोषण कर रहे थे धर्म के नाम पे। तो मैंने हमेशा कहा है कि शोषण जब एक सीमा से ज्यादा होगा तो वो आंदोलन का रूप लेगा। इसीलिए यूरोप में आंदोलन होता है लोगों द्वारा, खासकर मैं किस यूरोप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरोप तो विभाजित हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ आपके पश्चिमी यूरोप की, जिसकी राजधानी अभी भी क्या है, रोम। तो यहां पर आंदोलन होता है और कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष आता है कि भैया ऐसा है, अब धर्म और शासन प्रशासन को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। यहीं से आपको एक शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर। सेक्युलर शब्द यहीं से उत्पन्न हुआ है, जिसे हम भारत में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति यहीं से होती है, जब यह आंदोलन हुआ, जहां पर फिर यह तय हुआ कि धर्म शासन के साथ नहीं चलेगा। फिर खोज होने लगी कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए। तो फिर खोज की गई, जो प्लाटो लोग जैसी बातें करते थे उनकी किताबें पढ़ी गई, यानी कि जो पुनः जागरण की तरफ ये बढ़े। तो इसी को रेनेसां कहा गया है। उसके पश्चात हमें क्या दिखता है, खासकर जो पश्चिमी यूरोप है, ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी यूरोप है, यहां पर आविष्कार होने लगे। तो इनके पास तकनीक थी, तकनीक मिलने लगी, तो ये इनके जहाज इतने सक्षम हो गए हैं कि अब ये ओपन सी में जाने लगे। ओपन सी से मेरा तात्पर्य है कि ये खुले समुद्र में जा सकते थे। अन्यथा होता क्या था, पहले के जो जहाज थे वो जो जमीन होती थी ना, जो तट होता था जमीन का, उससे लग के ही चलते थे, उसके करीब करीब चलते थे, राइट। जैसे अगर कोई जहाज होगा तो वो ओपन सी जैसे होता है ना, इंडियन ओशन, इस तरह से नहीं जाएगा, वो बे ऑफ बंगाल के सी में चलेगा, इस तरह से, मतलब जमीन से लग के चलेगा। परंतु वैसे ऐसे तकनीक की वजह से अब कहीं ना कहीं आविष्कार होने लगे और इतने सक्षम हो गए इनके जहाज कि ये ओपन सी में जा सकते थे। एक तो ये कारण है तकनीक का विकास होना रेनेसां की वजह से। दूसरा कारण यह है कि देखिए तकनीक बढ़ रही थी, परंतु मैंने बोला था कि जो पुरोहित थे उनका अभी भी दबदबा था, राजा कहीं ना कहीं उनकी सुनता था। परंतु हमें यह दिखता है कि जो पुरोहित है, जो पोप हैं क्रिश्चियन में, वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस तकनीक का, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम उदय होता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, इस्लाम फैलता जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस्लाम को कम फैलने दिया जाए या इस ईसाई धर्म को बचाया जाए, इसीलिए पोप भी कहीं ना कहीं जो थे उन्होंने इनका सहयोग किया कि जाइए, आप लोग जाइए और क्या करिए, देश में जाके, मतलब पूरे विश्व में जाके आप ईसाई धर्म को फैलाइए। तो दूसरा कारण यह है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखेगा आर्थिक विकास होने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। मैंने कहा ना, लोगों को तकनीक मिलने लगी, खेती अच्छी होने लगी, आर्थिक विकास होने लगा। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं अब और मसालों की जरूरत हुई। पहले मसालों की जरूरत पहले भी थी, क्योंकि अगर मैं आपको एक थोड़ी ज्योग्राफी की तरफ ले जाऊं, या भूगोल की तरफ ले जाऊं, तो आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर। जो पृथ्वी है, जो इस तरह की पृथ्वी है, इसकी ऐसी लाइनें कहलाती है अक्षांश, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और हमें यह भी समझ में आता है, जितना हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, पोलर की तरफ जाते हैं, तो उतना ठंडा होता है। तो यूरोप के देश ऐसे थे जहां ठंडा होता है, जहां पर मसालों की बड़ी मांग थी, क्योंकि मसाले क्या करते हैं, एक तो खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं और कहीं ना कहीं आपके शरीर को गर्म रखते हैं। तो इसलिए जो ये मसालों की मांग जो पूरी होती थी, जब रोमन अपने में खुद बड़ा साम्राज्य था, जब वो टूटा नहीं था, अगर मैं 6वीं शताब्दी से पहले की बात करूं, तो वो तब से जो ओरिएंट देश है, ओरिएंट देश से यहाँ तात्पर्य है भारत, चाइना, जो इनके पूर्व की तरफ पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं यूरोप को देखूं तो यूरोप की पूर्व की तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत, चाइना, मलेशिया, इस तरह के देशों को ये लोग ओरिएंट कहते थे। वहां से मसाले तब से जाते थे कहां, ग्रेट यूरोपियन एम्पायर। ग्रेट मतलब ये टूटा नहीं है, फिर टूटने के बाद भी मसाले यहीं से आ रहे हैं, परंतु मांग और बढ़ गई, क्योंकि खासकर पश्चिमी यूरोप का, जिसकी राजधानी रोम है, उसकी
मसालों की मांग बढ़ रही है। अब मसालों की मांग बढ़ रही है तो पहले वो लोग क्या करते थे, जो रास्ता उनको पता था, रास्ता वही पता था लाल सागर वाला। देखिए आपकी मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका लाल सागर। लाल सागर से अगर मैं नीचे देखूं, ये इजिप्ट है। इजिप्ट के यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिखेगा लाल सागर है, ठीक है। तो ऐसे आपकी मैप की, तो रास्ता यही पता था, या तो यही पता था, या आपका जो मध्य एशिया जहाँ यूक्रेन है वहां से लोग आते थे, पैदल अगर चलना है, और जो उनके छोटे मोटे जहाज थे वो अपने लाल सागर से आते थे। परंतु बीच में मैंने कहा ओटोमन टर्क ने कब्जा कर लिया था पूर्वी यूरोप में, और जो सऊदी अरेबिया था उस पे भी कहीं ना कहीं इस्लाम का उदय हो चुका था। तो इसलिए अगर कोई यूरोप से मसाले लेने जाता था तो बीच में जो ये इस्लामिक देश थे ये अच्छा खासा क्या लेते थे, अपना कमीशन। तो इसलिए मसाले काफ़ी महंगे मिलते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो एकलवाद हो रहा था इस्लाम धर्म का व्यापार में, यानी कि मोनोपोली हो रही थी, कारण ये भी बना कि एक और नया रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि इस तरह इसकी खोज तो हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है वो गोल है। तो जब पृथ्वी गोल है इसकी खोज हो गई थी, तो ये पता था कि कहीं ना कहीं हमें एक अन्य विकल्प यानी कि अन्य रास्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये एक कारण बनता है कि अंत में हम देखते हैं भारत की खोज हो जाती है, तो नया रास्ता ढूंढना है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे वेनिस और जिनोवा। वेनिस और जिनोवा दोनों जो हैं ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे रोमन के ही भाग हैं। जैसे आज आप जिसको इटली जानते हैं, इटली शहर जानते हैं, इटली के ये उस समय अपने शहर थे। देखिए आज आपको बड़े बड़े राज्य दिखते हैं, स्टेट कहते हैं। इटली एक कंट्री है, हम कंट्री कह देते हैं, परंतु एक समय जब हम पुराने समय में जाएंगे, अगर ये इटली इतना बड़ा है तो एक समय पे ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिवाइड होते थे इस तरह से, और उसको सिटी स्टेट कहते थे, सिटी स्टेट, ठीक है। तो आज जैसे वेनिस और जिनोवा आपको एक ही जगह दिखेगा इटली में, परंतु एक समय ये अपने में ही सिटी स्टेट थे। सिटी स्टेट मतलब ये अपने में ही राज्य थे, इनके पास अपनी कानून व्यवस्था भी थी, कानून बनाने की शक्ति भी थी, सब कुछ था इनके पास, ठीक है। तो अपने अपने स्वतंत्र थे। अब क्या हुआ, जब इस्लाम ने कहीं ना कहीं उदय कर लिया था 7वीं शताब्दी में, और कहीं ना कहीं एक दबदबा हो गया था, एकलवाद आ गया था किसका, इस्लाम का, कि अगर कोई भी व्यापार होगा यूरोप और भारत के मध्य, तो वो कहीं ना कहीं लाल सागर से ही होगा। तो लाल सागर में किसका दबदबा है, इस्लाम का, तो कमीशन देना पड़ता था। तो जिनोवा और वेनिस ने क्या किया, ये लोग क्या करते थे, यूरोप की मार्केट इनके पास थी, क्योंकि जब बहुत बड़ा यूरोप साम्राज्य था, जब वो टूटा नहीं था, तब से ये जो वेनिस और जिनोवा है ये क्या करते थे, सामान लाते थे, मसाले वसाले जो भी हैं भारत से लाते थे, और कहीं ना कहीं यूरोप की मार्केट में बेचते थे, ठीक है। अब जब इस्लाम धर्म आ गया, इस्लाम का दबदबा हो गया, तो इन्होंने इस्लाम वालों से हाथ मिला लिया। इन्होंने कहा आपको भी हम कमीशन देंगे और थोड़ा हमारा भी कमीशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब इसमें आपको आगे क्या दिखेगा कि अब जब ये माइटी रोमन अंपायर था, बहुत बड़ा अंपायर था, तो इनका मुनाफा बहुत था। अब मुनाफा कम हो गया क्योंकि इनको अच्छा खासा भाग किसको देना पड़ रहा है, इस्लाम वालों को। तो हमें क्या दिखता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं आप देखोगे वेनिस तो नहीं, जिनोवा क्या करेगा, जो ये स्पेन और पुर्तगाली हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी तकनीक बढ़ाने में और कहीं ना कहीं एक नया विकल्प यानी कि एक नया रास्ता ढूंढने में अपनी हर शक्ति को लगा रहे हैं। अब देखिए परीक्षण करने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जिनोवा और बाकी अन्य यूरोप के देश, खासकर जो भूमध्य सागर के ऊपर वाले उत्तरी यूरोपियन देश हैं, उन्होंने मदद करी किसकी, पुर्तगाली और स्पेन की, उनके तकनीक के परीक्षण में पैसा भी दिया। परंतु वेनिस ने नहीं दिया, क्योंकि वेनिस क्या था, वेनिस को लालच था। वेनिस ज्यादा किससे अच्छी बना के रखना चाहता था, किससे, इस्लाम वालों से, ठीक है, वेनिस। तो वेनिस कहीं ना कहीं धोखा भी देता है किसको, यूरोपियन को, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं उनके पास एक तकनीक बढ़ गई थी, जहाज बना दिए उन्होंने ऐसे जो ओपन शिप में आ सकते थे, माफ कीजिएगा ओपन सी में आ सकते थे, खुले समुद्र में आ सकते थे। और यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा है क्रिस्टनडम्स। क्रिस्टनडम का मतलब ही होता है कि धर्म को फैलाना, यानी कि खासकर कौन से, क्रिश्चियन धर्म को फैलाना, इसको कहते हैं क्रिस्टनडम। क्रिश्चियन धर्म को फैलाने को कहते हैं क्रिस्टनडम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक थे प्रिंस हेनरी, ये राजकुमार हैं, इनका नाम है प्रिंस हेनरी। तो देखिए अब जरा क्यूरियोसिटी देखते हैं पुर्तगाली और स्पेन की, कहीं ना कहीं इन्होंने तकनीक पा ली है। अब एक व्यक्ति हैं, एक राजकुमार हैं, जिनका नाम है प्रिंस हेनरी। इनके अंदर बड़ी एक तरह की मैं कहूँगा जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि ये कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए ये है इनका जो ऑब्सेशन है, यानी कि जो जिज्ञासा है इनकी, ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भैया मैं ढूंढूंगा नया विकल्प, नया रास्ता, राइट। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी रुचि रखते थे, ये जो ये जहाज होता है और इस तरह से ओपन सी में जाने का, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक उपाधि भी दी गई है, याद रखना, नेविगेटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे
कि नेविगेटर का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था, वो दिया गया था प्रिंस हेनरी को, ठीक है। और ये नेविगेटर जो है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, प्रिंस हेनरी, ठीक है। एग्जाम में ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे पोप निकोलस 5। देखिए पोप है ये, पोप मैंने कहा ना धर्मगुरु हैं ये, और मैंने कहा धर्मगुरु को तो कहीं ना कहीं तकनीक से समस्या होनी चाहिए ना, क्योंकि जब हम तकनीकी बातें करते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, तो वो हमें धर्म से अलग करता है। परंतु यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो पोप निकोलस 5 हैं, जो उस समय के धर्मगुरु हैं, उन्होंने खुद प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया है। बुल मतलब परमिशन दी है कि भैया तुम जाओ और नया विकल्प ढूंढो। विकल्प से मेरा क्या तात्पर्य है, रास्ता ढूंढो। कब की बात है, 1454 की। तो यहां पर ये आंसर क्या है इसका, यहां पर क्यों दिया इन्होंने पोप ने, मैंने कहा इट्स अबाउट दी एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम धर्म बढ़ता जा रहा था, जिसको ईसाई धर्म पे खतरा हो रहा था, क्योंकि देखा जा रहा था कि ईसाई धर्म के जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। तो इसीलिए जो पोप थे ये भी अब शामिल हो गए हैं इस एक्सप्लोरेशन में, मतलब रास्ता ढूंढने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कहते हैं ना एक किस्मत का भी होता है खेल। तो प्रिंस हेनरी नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे की स्टोरी है। एक 1497 में एक ट्रीटी साइन होती है, यानी कि एक संधि पे हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। ये जो संधि होती है ये होती है 1494 की, जिसे हम ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास कहते हैं। टोर्डेसिलास क्या था ये एक स्पेन और पुर्तगाली के बीच एक संधि थी। यहां पर आप देख रहे होंगे ये अटलांटिक ओशन है, खासकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसमें एक आइलैंड थे जिसे केप वर्डे आइलैंड कहते हैं, आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो एक लाइन खींची गई, लाइन खींचने के बाद ये कहा गया जो पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसमें पश्चिम की तरफ जाएंगे कौन, स्पेन, और इसके पूर्व में जाएंगे कौन, पुर्तगाली। अब ध्यान दीजिएगा उस समय ये लोग ये नहीं जानते थे कि इसके पश्चिम में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, परंतु ये निर्धारित हो चुका था कि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। तो ये निर्धारित हो गया कि केप ऑफ जो वर्डे आइलैंड है उसके पश्चिम में जाएंगे कौन, स्पेन, और पूर्व में जाएंगे पुर्तगाली, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो संधि पे हस्ताक्षर हुए थे 1494 में हुए थे। और ये भी तय हुआ जितने भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मतलब जो नॉन क्रिश्चियन है, जहां पर क्रिश्चियनिटी नहीं है, जैसे इस्लाम है या कोई भी है, जैसे हिंदुत्व है, ऐसे जो जितने भी एरियाज आएंगे वहां पर क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, ठीक है, इस तरह से। आगे देखेंगे तो देखिए यहां पर 1487 में क्या है, 1487 में होता क्या है कि एक हमारे बार्थोलोमेओ डियाज है, ठीक है। प्रिंस हेनरी तो कर नहीं पाए, अब बार्थोलोमेओ डियाज आएंगे, वो जाएंगे, शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये मैप है, यहां से ही चले हैं, पुर्तगाल से चले हैं, और ये वाला पूरा हिस्सा अफ्रीका है। अफ्रीका के नीचे से यहां तक आ जाते हैं, मेडागास्कर तक आ जाते हैं। यानी कि जो केप ऑफ गुड होप है, ये जो रास्ता है, जो रास्ता मैंने आपको दिखाया है, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो एक तरह से हम देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है उसका आविष्कार कर दिया है किसने, बार्थोलोमेओ डियाज ने। ये बात आपने याद रखनी है। परंतु किसी कारणवश ये वापस आ जाते हैं। अब ये वापस क्यों आते, क्या आते हैं, तो अलग अलग जो साहित्यकार हैं वो अलग अलग बातें करते हैं, इसलिए आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता है कि वापस क्यों आए थे, ठीक है। परंतु कहते हैं शायद इनकी भी किस्मत में नहीं था, हालांकि इन्होंने ये रास्ते का आविष्कार कर दिया था। और यहाँ पहुंच के बार्थोलोमेओ डियाज जब ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच पहुंच गए थे तो इनको ये पता चल गया था कि आगे को रास्ता है, हम जा सकते हैं, परंतु ये नहीं गया। वो कारण क्या है उसका कुछ पता नहीं चलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पहला व्यक्ति जिसने केप ऑफ गुड होप का राउंड लिया था वो है बार्थोलोमेओ डियाज, वो वास्को ड गामा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पूछेगा आपसे केप ऑफ गुड होप के रास्ते कौन भारत तक पहुंचा है, वो पहला व्यक्ति भारत तक पहुंचा है, तो आप कहेंगे वास्को ड गामा। परंतु केप ऑफ गुड होप जो पहले ढूंढा गया था वो ढूंढा गया था किसके द्वारा, वो ढूंढा गया था बार्थोलोमेओ डियाज के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है 1487 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आएंगे हमारे, कहते हैं इनकी किस्मत में था इतिहास में नाम दर्ज करना, भारत में पहुंचने का अधिकार इन्हीं को मिला समुद्र के माध्यम से। अब देखिए यहीं पर मैं एक बात बताता हूँ, बहुत से जो एक्सपीरियंस हैं, अगर उनसे पूछा जाता है पहला यूरोपियन जो भारत पहुंचा, तो लोग नाम लेते हैं वास्को ड गामा का। देखिए ये गलत है, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, मार्को पोलो, तो जो मार्को पोलो था यूरोपियन ट्रैवलर, वो तो पहले ही पहुंच गया था, 13वीं शताब्दी में पहुंच गया था भारत में, और बाकायदा मालाबार में भी रुका, ठीक है। मालाबार जो आपका केरला वाला तट है वहां रुका। परंतु अगर बात की जाए समुद्र के रास्ते से पहला यूरोपियन कौन आया, तब हम कहेंगे वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा से हम पहले जो आ चुका है वो तो मार्को पोलो है, जो ऑन रिकॉर्ड हमें पता है, ठीक। तो ये बात याद रखना। अब जो वास्को ड गामा है ये पहुंचेंगे उसी रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता तो ट्रेस हो चुका है बार्थोलोमेओ डियाज द्वारा, कौन सा, केप ऑफ गुड होप। तो उसका इस्तेमाल करके कौन पहुंचेंगे, वास्को ड गामा। और वास्को ड गामा की किस्मत अच्छी थी कि मेडागास्कर में
एज पर राजी विहिर उनको मिलता है अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद एक गुजराती व्यक्ति था। तो मेडागास्कर में किसे मिल जाता है? वास्को ड गामा को। और आगे का रास्ता बताता है कौन? अब्दुल माजिद। अब मैंने यहां पर राजी विहिर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वहीं पर आप अगर सतीश चंद्र पढ़ते हैं तो वहां पर यही अब्दुल माजिद का नाम इब्न माजिद कहते हैं, सतीश चंद्र। तो फिलहाल हम अब्दुल माजिद लेके चलेंगे क्योंकि मेरा जो आधार है वो है राजी विहिर। तो पहुंच जाते हैं कौन? वास्को ड गामा भारत। अब भारत में कहां पहुंचते हैं? भारत में पहुंचते हैं वो मालाबार के तट में, यानी कि जो केरला का हिस्सा है, यानी कि केरला का हिस्सा जो एक एरिया है जिसे हम कालीकट कहते थे उस समय। क्या कहते थे? कालीकट। आजकल इस कालीकट को हम कालीकट नहीं कहते हैं, कोझिकोडे कहते हैं। कोझिकोडे जो केरला में पड़ता है। फिलहाल हम देखेंगे जो वास्को ड गामा है अपने 3 जहाज याद रखना, 3 जहाज लेके कहां पहुंच जाता है? कालीकट। कालीकट कहां है? केरला में। ये देखिए कब? मई के महीने में 1498 में, राइट। और जो कालीकट है वर्तमान में किस नाम से? कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो स्वागत करेंगे वो करेंगे सम्राट समुद्री। समुद्री इनका ओरिजिनल नाम था, वैसे इनको जैमुरीन कहकर बुलाया जाता था। तो ज्यादातर किताबों में ये लिखा है कि वास्को ड गामा का जो स्वागत किया गया है वो जैमुरीन द्वारा किया गया है, ठीक है, कालीकट में, राइट। कालीकट के शासक थे, असल नाम था इनका समुद्री, ठीक है। और ये हिंदू शासक थे, क्योंकि जैमुरीन से ज्यादातर जो एस्पिरेंट हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया ये तो इस्लाम वर्ग का व्यक्ति है। नहीं, ये एक हिंदू शासक था, ठीक है। और कहीं भी इसको ये आइडिया नहीं था, नो एप्रीहेंशंस था इसको कि असल में यूरोपियन आए क्यों है। देखिए मैंने क्या बोला, यूरोपियन क्यों आए थे? एक तो क्रिस्टनडम मतलब होता था कि वो ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, यानी कि जो ईसाई को नहीं मानते थे। तो मेन है ईसाई धर्म को फैलाना। और दूसरा था, अब वो फैलाएंगे कैसे ईसाई धर्म को? वहीं रह करना, यानी कि रहना उनका मुख्य उद्देश्य था। परंतु जैमुरीन को क्या लगा? जैमुरीन को लगा ये तो भैया यहाँ क्यों आ रहे हैं? सिर्फ व्यापार करने, और व्यापार करेंगे तो हमें राजस्व मिलेगा, मतलब कर के माध्यम से हमारा राजस्व बढ़ेगा। तो इसीलिए जैमुरीन जो है उनका खुले दिल से स्वागत करता है, किसका? वास्को ड गामा का। वास्को ड गामा भारत में रहते हैं 3 महीने के लिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कितने महीने के लिए रहे हैं? 3 महीने के लिए, राइट। 3 शिप के साथ आए थे और 3 महीने में रहे, ठीक है। अब जो वास्को ड गामा है 3 महीने के बाद वापस चले गए, और जब वापस पहुंचे तो वास्को ड गामा ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, बहुत अच्छा। अब बीच का जो इस्लाम धर्म के लोग थे, जो लाल सागर का माध्यम था, रेड सी या जो पर्शियन गल्फ था, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अब ये कहाँ से गए हैं? नए रास्ते से। तो नए रास्ते में तो इस्लाम धर्म का कोई वर्चस्व है ही नहीं। तो जब वर्चस्व नहीं है तो किस बात का कमीशन? तो इसीलिए जो वेनिस सामान बेच रहा था यूरोप में, मसाले वसाले बेच रहा था, उससे काफी कम दामों में वास्को ड गामा ने बेचा और फिर भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो ये जब पता चला तो और लोग जो थे पुर्तगाल के, उनके अंदर भी रुचि जागी। तो वहीं से शुरू होते हैं एक और व्यक्ति जो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, ठीक है। अब ये शुरू होंगे, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आएंगे। ये जब भारत पहुंचते हैं तो भारत में ये कहते हैं, जो शासक हैं भारत के, खासकर ये भी कालीकट में आते हैं और ये पूछते हैं, वहाँ के जो शासक हैं जैमुरीन, उससे कहते हैं कि भैया ऐसा है, मुझे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इतना सामान मुझे लाना है, ये सामान रास्ते में सड़ जा रहा है और मैं रखूँ कहाँ, किससे पूछूं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करूँ। कहाँ? कालीकट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो शासक है जैमुरीन है, वो तो सोचेगा चलो ठीक तो है, ये अपनी फैक्ट्री अपने आप छोटी मोटी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उस समय फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाना। उस समय फैक्ट्री का मतलब था सिर्फ पैकेजिंग, ठीक है। एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, चारों तरफ से उसमें हल्की फुल्की बाउंड्री होनी चाहिए और वहां पर सिर्फ पैकेजिंग हो रही है। तो ये होती थी फैक्ट्री की परिभाषा उस समय, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा तो उसमें क्या दिक्कत है, इसलिए उसको फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। तो यहीं से आपका प्रश्न आ जाता है पहला कि जो पहला पुर्तगाली कौन था जिसने कालीकट में फैक्ट्री लगाई? तो आप आंसर देंगे PAC, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। वास्को ड गामा नहीं है इसका आंसर, ठीक है। व्हेन ही अराइव्ड इन सितंबर 1500, यानी कि ये कब पहुंचा है? वास्को ड गामा 1498 में आया है, ये पहुंचा है 1500 में भारत में, ठीक है। और ये व्यक्ति था जिसने फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। कालीकट वॉज बॉम्बार्डेड बाई कैब्रल। अब देखिए जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल है, अब देखिए आप मुझे बताइए, पहले से मैंने बताया आपको कि जो भारत से जो सामान है, जो मसाले वसाले जो भी सामान है जो यूरोप तक जा रहे हैं, उसको ले कौन जा रहा है? उसको या तो वेनिस वाले ले जा रहे हैं, और वेनिस वाले किससे संपर्क में है? इस्लाम
के जो लोग हैं उनसे संपर्क में है, सऊदी अरेबिया के लोग हैं इस तरह से। और ऑलरेडी जो मालाबार तट है यानी कि जो कालीकट वाला क्षेत्र है, इसमें ऑलरेडी जो अरब के जो सौदागर हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में हम बिजनेसमैन को सौदागर कहते हैं, जो मर्केंट्स होते हैं, जो सौदागर हैं, अब वो कहीं ना कहीं तो चिढ़ेंगे। तो वो क्या कर रहे थे कि जब इन्होंने ये फैक्ट्री स्थापित करी तो जो अरब के जो मर्केंट्स थे यानी कि जो सौदागर थे, उन्होंने इनकी फैक्ट्री जला दी। तो गुस्सा किसको आएगा? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल को, क्योंकि कुछ लोगों को भी मार दिया गया था जो फैक्ट्री में थे यूरोपियन। तो इसलिए बदले में केरला में बम्बार्डिंग की जाती है, क्योंकि इनके पुर्तगालियों के पास ही ऐसे शिप थे, आई रिपीट, पुर्तगालियों के पास ही ऐसे शिप थे जिनमें तोपें इंस्टॉल थी। ठीक है, दे हैव द गन। तो इन्होंने क्या करा, केरला में बम्बार्डिंग कर दी। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है आपसे एग्जाम में कि वह यूरोपियन कौन था जिसने कालीकट में बम्बार्डिंग करी? तो वो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ठीक है, अब हुआ क्या, चलिए मैटर सॉल्व हो गया। वास्को डगामा जो है वो फिर एक बार भारत फिर आता है। पहले 1498 में आया था, फिर 1501 में दोबारा आता है। ठीक है, अब इस बार क्या है, जब वास्को डगामा भारत पहुंचता है तो इस बार जो ज़ैमोरिन है वो उसका अच्छी तरह वेलकम नहीं करता, क्योंकि ज़ैमोरिन को पता चल चुका है अब तक कि भैया इनका उद्देश्य कुछ और है। तो उतना वो अच्छी तरह से स्वागत नहीं करता है उसका, क्योंकि वास्को डगामा क्या है, इस बार थोड़ा एक बार स्पष्ट बात करता है कि भैया ऐसा है, आपने क्या करना है, जो ये सौदागर हैं, जो ये इस्लाम के जो बिजनेसमैन हैं, इनको आपने यहाँ से खदेड़ देना है, आपने इनसे व्यापार नहीं करना है। तो ज़ैमोरिन को गुस्सा आएगा, भैया वो कहेगा शासक मैं हूँ या तुम हो, मैं डिसाइड करूंगा जो मुझे करना है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि दूसरी बार जब वास्को डगामा आता है और ज़ैमोरिन होता है, उन दोनों के मध्य जो है कुछ विवाद उत्पन्न होता है। राइट, फिर भी हम देखते हैं वास्को डगामा क्या है, कालीकट में तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ज़ैमोरिन उसका स्वागत नहीं करता। तो थोड़ा ऊपर जो है वास्को डगामा कन्नौर में क्या करता है, एक फैक्ट्री स्थापित कर देता है। कालीकट में फैक्ट्री कौन स्थापित कर रहा है? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कैनानौर में कौन कर रहा है? वास्को डगामा। ये बात याद रखेंगे। तो दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित हो रही है? कैनानौर में। जो कौन कर रहा है? वास्को डगामा। पहली फैक्ट्री किसने करी? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने। आगे देखते हैं। अब देखिए, फैक्ट्री जब इन्होंने स्थापित करी, अब फैक्ट्री करी तो इनको समझ में आया कि भैया फिर भी इनकी लूट मार हो रही है, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहे। क्या है, वो लोकल लोग हैं या जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो अरब मर्केंट्स हैं यानी कि जो सौदागर हैं, वो इनका नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी शासक हैं, ये कहते हैं भैया हमें अपनी फैक्ट्री पे थोड़ी सुरक्षा चाहिए और हम आपके सैनिक पे तो भरोसा नहीं करते हैं। आप एक काम करिए, हम अपनी सेना की टुकड़ी लाएंगे जो हमारी फैक्ट्री की देखरेख करेगी। तो जो वहाँ के शासक थे उन्होंने सोचा, अरे क्या है, कितने लाएंगे? 100 लोग ले आएंगे, 100 लोग हमारा क्या कर लेंगे, अपने आप लाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। जो लोकल शासक थे, चाहे कालीकट के ज़ैमोरिन थे, इस तरह के जो शासक थे, उनको तो फायदा हो ही रहा था, राजस्व अच्छा मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, अपनी ले आओ सैनिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ सैनिक आएंगे उनका कोई लीडर भी तो आएगा। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? जिसको हम कहते हैं गवर्नर्स। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन सा था, दूसरा गवर्नर कौन सा था, या गवर्नर से संबंधित नीतियां पूछी जाती हैं, जैसे पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कौन लेके आया था। ठीक है, अब देखिए इस तरह के आपको प्रश्न मिलता है। तो यहीं से शुरुआत होती है गवर्नर्स की। तो पहले आपने याद रखना, जो पुर्तगालियों के गवर्नर को असल में टेक्निकली वो गवर्नर नहीं कहते थे, वाइसरॉय कहते थे। ठीक है, हालांकि हम आमतौर पर गवर्नर ही कहते हैं, परंतु क्वेश्चन में भी आपको गवर्नर मिल सकता है। पर अगर आप कभी मेंस राइटिंग करते हैं तो वहां पर वाइसरॉय लिखिएगा। टेक्निकली उनको सीधे वाइसरॉय कहते थे। तुलना किससे करिए? ब्रिटिशर्स से, जिनमें सही में भारत पर शासन किया। वहां पर शुरुआत उनकी गवर्नर से ही हुई थी। पहले गवर्नर आया था बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर क्या होता है? वाइसरॉय। तो वो है ब्रिटेन वालों के लिए, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। परंतु पुर्तगालियों में टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो वाइसरॉय नियुक्त होते थे, परंतु हम उसको गवर्नर ही कहते हैं। तो फिलहाल मैं गवर्नर ही बोल रहा हूं। जो पहला गवर्नर जो नियुक्त हुआ था वो था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, दूसरा था अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, तीसरा था नीनो दा कुना। ये तीन ही गवर्नर आपने याद रखने पुर्तगालियों के, क्योंकि मेन काम इन्होंने किया है। तो पहला हमारे हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। इन 1505 जो किंग है पुर्तगाल के, वो अपॉइंट करते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को एज द गवर्नर फॉर 3 साल के लिए। ये बात आपने याद रखनी, एग्जाम में पूछा जाता है कितने साल के लिए। मोस्टली लोग 5 साल में टिक कराते, नहीं, 3 साल के लिए। पहला गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। कब नियुक्त हुआ? 1505 में। यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने आपको बोला था कि जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल था जिसने कालीकट में फैक्ट्री स्थापित करी पहली, उसी के साथ अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु आ चुका था जो दूसरा गवर्नर बनने वाला है। परंतु गवर्नर तो बाद में बना, परंतु भारत वो पहले आ गया था। तो जब पहली फैक्ट्री स्थापित होती है तो उसमें अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु का नाम भी बहुत आता है कि उसने भी काफी योगदान दिया था। भारत में वो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा से पहले ही आ गया था। कौन? अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, जो दूसरा गवर्नर बनेगा। राइट, ये बात अपनी याद रखनी है। आइए फिलहाल हम फ्रांसिस्को डे अल्मीडा में आ रहे हैं।
1515 माफ कीजिएगा 1505 में नियुक्त हो गया 3 सालों के लिए। आगे देखते हैं। इन 1507 पोर्चुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड इन नवल बैटल ऑफ ड्यू कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इस्लाम वाले हैं वो कहीं ना कहीं चिढ़ेंगे, क्योंकि उनका अच्छा खासा व्यापार जो है वो ठप हो गया, क्योंकि उनको तो कमीशन मिलता था जो व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच। और यहाँ पर जो वेनिस वाला है वो भी चिढ़ेंगे, क्योंकि वेनिस ने तो हाथ मिला लिया था। हालांकि वेनिस खुद एक यूरोप का भाग था, परंतु वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा था। अब क्या है, वेनिस वाला कहीं ना कहीं जो इजिप्ट का जो ममलूक है, इजिप्ट के सुल्तान को हम ममलूक कहते हैं, तो इजिप्ट का जो शासक है, जो ममलूक है, उसको भड़काएगा। और कहीं ना कहीं उस समय आप देखेंगे जब ये 15वीं और 16वीं शताब्दी की जो शुरुआत की बात है, यानी कि जब वास्को ड गामा या पेड्रो एल्वारेज कैब्रल या जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आ रहे हैं, इस समय जो गुजरात का हिस्सा था वो एक इस्लाम का जो शासक था, इस्लामिक शासक था, उसके पास था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस्लाम का ही साथ देगा। इसीलिए हमें क्या दिखता है कि जो एक इजिप्ट का जो ममलूक है, यानी कि जो सुल्तान है, उसका जहाज का बेड़ा और जो गुजरात का शासक है उसके जहाज का बेड़ा एक युद्ध छेड़ देते हैं। किसके विरुद्ध? पुर्तगालियों के मध्य। अब इसमें हम देखेंगे क्या होगा, एक बैटल होगा, बैटल ऑफ ड्यू। इसमें कहीं ना कहीं ये हार जाएंगे। कौन? पुर्तगाली हार जाएंगे। और इसी युद्ध में कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, जो पहला गवर्नर है, उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। राइट। और ये बेड़ा किस किस का था? इजिप्ट का और गुजरातीस का। ठीक है। और इसमें जो फ्रांसिस्को अल्मीडा है उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है बैटल ऑफ ड्यू में। ये बात अपनी याद रखनी है। आगे देखते हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, 1508 में, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, 1508 में अब फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आएगा और फ्रांसिस्को डे अल्मीडा क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपनी जो आधुनिक हथियार थे इनके पास, इनकी जहाज़ों में, उसके माध्यम से लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं इनको खदेड़ देता है। किसको? ये जो ममलूक की जो सेना आई है, जो जहाज के बेड़े आए हैं, उसको वापस कर देगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? ये लेके आया था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, पहला जो गवर्नर था। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था कि कोई भी अगर वो जहां भी इनका कब्जा था, यानी कि इंडियन ओशन वाले एरिया में, यानी कि अरब सागर और खासकर अरब सी में इनका अच्छा कंट्रोल था। बे ऑफ बंगाल में तो इतना नहीं था, बंगाल की खाड़ी में इतना नहीं था। तो वहां पर कोई भी शिप आएगा, अगर वो इनके बिना इजाजत के आएगा तो उसको ये लोग डुबा देते थे। उसी को ये कहते थे पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा जो गवर्नर है, जिसका नाम है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, उसको दूसरा गवर्नर बनाया जाता है। और मैं पहले बता चुका हूँ, ये फ्रांसिस्को डे अल्मीडा से पहले आ गया था। और पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी कैलकाटा में, उस माफ कीजिएगा कालीकट में, इसका हाथ था। राइट। इसको कहते हैं ये रियल फाउंडर था पोर्चुगीज का, रियल फाउंडर, वास्तविक जो जिसने स्थापित किया था पुर्तगालियों का साम्राज्य, वो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा नहीं था, पहला वाला नहीं था, दूसरा था अल्फोंसो डे अल्मीडा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं हरमूज की संधि है, जो हरमूज, और एक है बब अल मंडेब, हरमूज की संधि और बब अल मंडेब की संधि। यानी कि ये संधि को मैं ऐतिहासिक तौर पे संधि नहीं कह रहा हूं, मैं इस संधि को ज्योग्राफी, भौगोलिक तौर पे कह रहा हूं। भूगोल में हम संधि को कहते हैं ऐसा क्षेत्र जहां पर दो सागर मिलते हैं, या ऐसा पॉइंट जहां पर दो जो जमीन है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे, जब आप देखेंगे जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, ठीक है, लाल सागर जहां बहता है, और जो लाल सागर बाहर आएंगे तो आपको मिलेगा जो अरब सागर है वो मिलता है, वो वाला पॉइंट। और एक है आपका पर्शियन गल्फ, जो मिलता है आपके फिर से अरेबियन सी से। ठीक है। मैंने हमेशा कहा अपनी मैप की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने हरमूज देख लेना है कहां पर है, बब अल मंडेब देख लेना, आपको दिखेगा। ये पॉइंट ऐसे थे जहां से एंट्री हो सकती थी अरब सागर पे। अरब सागर मतलब कहीं ना कहीं आप पुर्तगालियों का जो वर्चस्व है, जो दक्षिणी भारत में, खासकर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, वो अरब सागर ही तो है, तो वहां पर वो घुस सकते थे। तो ये जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने क्या किया था, ये जो दो मैंने बताया आपको, हरमूज और बब अल मंडेब की संधि जो है, संधि मतलब मैं भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी के आधार पे कह रहा हूं, और एक है आपके जो आपका सिंगापुर के पास आप देखेंगे, सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, सिंगापुर और जो मलेशिया वाला है, वहां पर का जो रास्ता है, वहां पर भी आप चेक करिएगा कौन सी संधि, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो उन तीनों पॉइंट को इसने क्या किया था, कहीं ना कहीं अपनी जो जहाज के बेड़े हैं उनको कहीं ना कहीं जहाज के बेड़े के माध्यम से इसने उनको अपने कब्जे में ले लिया था। ये जो एंट्री है, अब जब ये तीनों पॉइंट से ही एंट्री हो सकती थी,
तो जब इसके कब्जे में आ गया है, अब कोई भी आएगा तो पहले इससे परमिशन लेगा अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु से, तब जाके वो एंट्री करने देगा। तो इसीलिए इसने क्या करा, अपना जो साम्राज्य है उसको सुरक्षित कर दिया इन 3 पॉइंट्स में कब्जा करके, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर, ठीक है। और इसने क्या कहा, जो भी परमिशन लेगा उसी को अलाउ करेगा। और इसने एक और काम किया था कि इसने जो भी भारत में जो शिप बिल्डिंग का काम कर रहे थे वो इनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते, जो भी इनका कैप्चर था, क्योंकि ऊपर तो मुगलों का है, जो इनके हिस्से में था, नीचे मतलब जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है और खासकर अरेबियन सी वाला हिस्सा, वहां पर जो भी कोई शिप बिल्डिंग करेगा तो वो इन्हीं के परमिशन के बिना नहीं करेगा, यानी कि उसे एक परमिट लेना पड़ेगा। देखिए, मुगल जहां शासन कर रहे हैं, मुगल तो उत्तरी में ज्यादा व्यस्त हैं और वहां पर जहाज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब अकबर कभी एक नीचे आया था, मतलब मालाबार की तरफ आया था, तो अकबर ने जब जहाज देखा तो काफी खुश हुआ, क्योंकि देखिए उसने कभी देखा ही नहीं था जहाज, क्योंकि नीचे आया नहीं था, ठीक है। अब देखिए गोवा जो है और जो कुछ प्रोविंसेस हैं नॉर्थ के, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को एक गांव का जो होता है ना जमींदार टाइप का, इस तरह से इन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया था, क्योंकि ये लोग जानते थे अगर गांव में मतलब भारत में शासन करना है तो पहले भारत का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वहां हमें ढलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमें दिखता है। और इन्होंने कहीं ना कहीं भारत को क्या दिया है, इन्होंने जो टोबैको होता है, तंबाकू होता है, कैश्यूज जो होते हैं आपके, ठीक है, इनकी खेती करना सिखाया भारत में, और यही लेके आए हैं, ठीक है, कैश्यूज और टोबैको को। अब हम देखेंगे जो हमारे अल्बुकर्कु साहब है, वो कहीं ना कहीं जो गोवा के जो सुल्तान है, ठीक है, मतलब गोवा जो है, गोवा किसके अंतर्गत आता था, वो आता था बीजापुर के सुल्तान के अंतर्गत। गोवा बीजापुर के सुल्तान के अंतर्गत आता था। तो जो अल्फोंसो हैं उन्होंने आक्रमण करके बीजापुर के सुल्तान को आसानी से हरा दिया और 1510 में गोवा को अपने साम्राज्य में मिला दिया, यानी कि किसके, पुर्तगालियों के साम्राज्य में मिला दिया गोवा को। याद रखेंगे वर्ष कौन सा है, 1510। और कहीं ना कहीं देखेंगे जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु है, जो दूसरा गवर्नर है, उसने जो दक्षिण भारत में एक प्रथा चल रही थी जिसे हम कहते हैं सती प्रथा, उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं इसने एक कानून बनाया और कहीं ना कहीं इसने सती प्रथा को हटा दिया। अब मैंने कहा कानून बनाया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या इनको इतनी शक्ति मिल गई थी कि ये कानून बना सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि शक्ति मिल गई थी कि ये औपचारिक तौर पे कानून बना रहे थे, मतलब इनका कुछ दबदबा हो गया था, ठीक है। तो समाज में इन्होंने, मैंने कहा ना, समाज में जो जमींदार थे इन्हीं के लोग थे, है ना। मैंने भी बताया आपको कि जमींदार घुसे ये लोग, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, जमींदार बने लोगों को, किसानों को इन्होंने कर्ज दिया, तो किसान इनके जो होता है ना, जो किसानों को इन्होंने पैसे दिए थे, तो किसान हमेशा इनके नीचे रहते थे, काम करते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया ये सती प्रथा बंद हो जानी चाहिए, तो सती प्रथा बंद हो गई। तो देखिए कहीं ना कहीं इनके कुछ काम भी भारत के लिए फायदेमंद है। तो सती प्रथा हटाना अच्छी बात है, राइट, क्योंकि ये कुप्रथा थी। संस्कृति जो होती है वो एक प्रथाओं से जुड़ी होती है, परंतु कुछ प्रथा सकारात्मक होती है, कुछ प्रथा नकारात्मक होती है। तो ये जो सती प्रथा है इसको नकारात्मक माना जाता है, और कहीं ना कहीं भारत में हमें दिखता है कि पुर्तगालियों ने अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु के अंतर्गत इन सती प्रथा को त्यागा, राइट, ये अच्छी बात है। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा है नीनो दा कुना। अब जो नीनो दा कुना है ये तीसरा गवर्नर नियुक्त होगा, और ये जो व्यक्ति है, याद रखेंगे, क्योंकि जो पुर्तगालियों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जो हेडक्वार्टर बनाया था अपना, वो बनाया था कोचीन को, परंतु कोचीन से अब गोवा की तरफ ये चले गए हैं। गोवा जो मैंने भी आपको बताया 1510 में अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने जीता बीजापुर के शासक से, और अब यहाँ पर राजधानी जो शिफ्ट करेंगे, जो राजधानी का स्थानांतरण करेंगे, वो कौन करेंगे? वो करेंगे नीनो दा कुना। ये बात आपने याद रखनी है। बहादुर शाह को बुलाया गया पुर्तगाली के शिप में और उनको मार दिया। बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह वाले नहीं है मुगलों वाले, ये बहादुर शाह है आपके गुजरात के सुल्तान। मैंने बताया ना, गुजरात का सुल्तान इस्लामिक था और गुजरात अपने में ही काफी वर्चस्व रखता था। मतलब गुजरात के शासक ने, बहादुर शाह ने तो लगाइए, जो मुगलों के जो शासक है हुमायूं से झगड़ा मोल ले लिया, और इसीलिए हुमायूं क्या करते हैं, फिर इनको मानने के लिए आते हैं गुजरात की तरफ, और ये भाग के पुर्तगालियों के पास आ जाते हैं, पुर्तगालियों से मदद मांगते हैं। तो पुर्तगाली अपनी शर्त रखते हैं, फिर हुमायूं वापस चले जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं बहादुर शाह जो है अपनी जबान से मुकर जाते हैं। तो इस तरह से एक मतभेद शुरू हो जाता है पुर्तगाली और बहादुर शाह के मध्य। तो अंत में हमें ये दिखता है कि बहादुर शाह को ये अपने जहाज में बुलाते हैं और कहीं ना कहीं बहादुर शाह का ये कत्ल कर देते हैं। तो बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1537। और यहीं पर किसी किताब में लिखा गया है कि बहादुर शाह कहीं ना कहीं बच जाता है और इनके जहाज से कूद मार देता है।
क्योंकि जहाज तो बीच में ये बिल्कुल समुद्र में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तैरते तैरते ठंड की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अलग अलग किताब कुछ और लिखती है, तो हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि बहादुर शाह की मृत्यु हो गई है। और बहादुर शाह कौन है? गुजरात के सुल्तान, राइट। अब देखिए जो नीनो दा कुना है वो कोशिश करता है कि जो पुर्तगालियों का जो एक प्रभाव है वो बंगाल की तरफ भी जाए। अभी तक ये कहाँ बैठे हुए? नीचे ही तो बैठे हैं, दक्षिणी भारत में, ठीक है, कैलिकट वाले एरिया में या गोवा वाले में। तो पहली बार बंगाल की तरफ, क्योंकि पता चलता है कि बंगाल तो बड़ा अच्छा प्रांत है भैया, वहां पर तो सब कुछ है, नदियां सदाबहार है, काफी खनिज है वहां, इस तरह से, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कौन? नीनो दा कुना। तो ये कहीं ना कहीं इजाजत लेता है वहां के गवर्नर से, ठीक है, जो वहां का गवर्नर है बंगाल का, उससे इजाजत लेता है। तो वो कहता है ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही तो है, हमें राजस्व मिलेगा। तो ये अपना एक हेडक्वार्टर स्थापित करते हैं हुगली के पास, ठीक है। हुगली एक नदी भी है और हुगली एक जगह भी है, ठीक है। तो ये हुगली जगह है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीमती वेडोर दा फेजेंडा। वेडोर दा फेडेंजा जो है, वेडोर दा फेजेंडा जो है वो एक गवर्नर नहीं है, ये एक ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है कि जो भी कार्गोज हैं, मतलब कार्गोज मतलब जो ये लोग क्या करते हैं अपने शिप में जो भी पैकिंग करते हैं ना, मतलब भारत से जो भी सामान है वो लेते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और भेजते हैं कहाँ? यूरोप में, उसको कार्गो कहते हैं। तो ये जिम्मेदारी होती थी वेडोर दा फेजेंडा की, ये एक ऑफिसर का पद है, ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, जिसका काम है राजस्व देखना, ये सब। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 सितंबर में क्या होता है, सितंबर 1579 में जो अकबर हैं, जो सम्राट हैं अकबर, आपको पता ही है, जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, जो 1556 में हुआ था, 1556 में आप जानते ही हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अकबर मात्र 14 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पर इनको राज तिलक कर दिया गया है, तो अकबर शासन में आ गए। काफ़ी अच्छे शासक थे, ऐसा नहीं था, काफ़ी अच्छे, और कहीं ना कहीं विद्या के पीछे पड़े रहते थे और एडुकेशन के दीवाने थे ये, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि 1579 में अकबर ने एक चिट्ठी लिखी है, किसको? जो अथॉरिटीज एट गोवा है, गोवा आपको पता ही है अब हेडक्वार्टर किसका बन चुका है? पुर्तगालियों का। नीनो दा कुना जो तीसरे गवर्नर थे उन्होंने बनाया था। तो एक चिट्ठी भेजते हैं और कहते हैं कि भैया आप अपने 2 जो सबसे ज्ञानी जो आपके प्रीस्ट हैं, यानी कि जो धर्म का ज्ञान रखते हैं ज्ञानी, उनको जरा मेरे दरबार में भेजिए, मैं उनसे कुछ बहस करवाना चाहता हूँ, और जो जीतेगा, क्योंकि अकबर के पास अपने भी 9 रत्न हैं, तो ये ऐसे ही करते थे, अकबर बहस करवाते थे और जो भी उसका निष्कर्ष निकलता था तो अकबर अपना ज्ञान बढ़ाते थे उससे, राइट। तो इसीलिए जो पुर्तगाली हैं वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो दिमाग लगाएंगे अगर हमने अकबर को कन्विंस कर दिया, अकबर को खुश कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे। वो मान जाएंगे कि इस्लाम धर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईसाई धर्म ज़्यादा बड़ा है। इसलिए पुर्तगाली क्या करेंगे, अपने 2 जो उनके उस समय के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे उनको भेजते हैं। उनका नाम है जीसस फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेराटे। तो ये बात याद रखेंगे, रोडोल्फो एक्वाविवा और मोन्सेराटे को भेजते हैं पहली बार। 2 लोग जाते हैं जब अकबर उनसे आवेदन करते हैं 1579 में, ठीक है। फिर दूसरी बार भी ऐसा होता है, जब वो जाते हैं, मतलब ये लोग जानते हैं, रोडोल्फो और एक्वाविवा जाते हैं, मोन्सेराटे लोग, तो होता क्या है कि ये लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी बार चिट्ठी भेजी जाती है 1590 में, ठीक है, वो भी इसी नोट में खत्म होता है, मतलब वो भी, उससे भी अकबर संतुष्ट नहीं हो पाए। तीसरी बार जो है अकबर फिर भेजते हैं। तो तीसरा जो ग्रुप है जो है फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहेरो। इमैनुअल पिनहेरो, ये 2 लोग जो हैं ये जाते हैं तीसरी बार। और ये इमैनुअल पिनहेरो हैं, ये वही हैं, जब आप देखेंगे कि ब्रिटेन का जो विलियम हॉकिंस है, जब वो पहुंचेगा दरबार में तो ये जाने नहीं देंगे, हालांकि विलियम हॉकिंस पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लोग हैं ये तीसरी बार पहुंच जाते हैं कहाँ, कि भैया अकबर को हम ज्ञान देंगे। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि इमैनुअल पिनहेरो तो अकबर के दरबार में काफ़ी समय तक रहते हैं, ये बात आपने याद रखेंगे। और तीसरा मिशन कब पहुंचा था? 1595 में, ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि 1595 इसलिए क्योंकि आपको पता है 1600 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, 1600 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन की तरफ से भी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए हमें यह भी दिखता है कि 1608 में बैप्टिज्म दिखता है इन आगरा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं अकबर के बाद जहांगीर हैं, इस समय जहांगीर आ गए हैं शासन में। जहांगीर के शासन में हमें दिखता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म मतलब होता है जिसमें एक प्रथा होती है जो क्रिश्चियन अपनाते हैं, जिसमें जब उनके वहाँ बच्चा पैदा होता है तो उनको चर्च में लाया जाता है। और चर्च में जो होली वाटर होती है, जिसे शुद्ध जल कहते हैं, पवित्र जल कहते हैं, उसमें बच्चे को डुबाया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए डुबा के बच्चे को उठा दिया जाता है, तो बच्चा एक प्योर हो गया है, तो उसे बैप्टिज्म कहते हैं। तो ये देखा गया कि ये बात हमें क्यों पढ़नी होती है कि ओपनली हमें बैप्टिज्म दिखता है आगरा में,
1608 में। तो इसे ये क्या पता चल रहा है कि उस समय का जो शासक है जहांगीर, उसने कहीं ना कहीं जो ईसाई धर्म है उसका स्वागत किया। उसने कहा कि तुम्हारी जो संस्कृति है तुम उसे मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस समय के शासक जो होते थे, उस समय लोकतंत्र थोड़ी ना होता था, जो शासक है उसी के पास सारी शक्तियां हैं, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता था उस समय। यानी कि शासक है तो उसके बाद न्यायपालिका की भी शक्ति है, विधायिका की भी है और कार्यपालिका की भी है। अगर उसने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया होता तो इनकी कोई हिम्मत नहीं होती कि ओपनली ये लोग बैप्टिज्म कर पाते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो मुगल शासक थे वो अन्य धर्म का भी, जो उनकी संस्कृति होती थी, उसकी इज्जत करते थे, राइट। तो इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि 1608 में हमें आगरा में बैप्टिज्म दिखता है, और बैप्टिज्म 1608 में कौन थे इस समय, जहांगीर थे पिक्चर में, राइट। और 1608 में देखेंगे हम एंट्री हो गई है कैप्टन विलियम हॉकिंस की। अब यहां से आपको दिखेगा कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन है वो पिक्चर में आ गए। अब देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहते हैं ना। देखिए हुआ क्या था, जब 1498 में कौन पहुंचा, वास्को ड गामा, चलिए कोई बात नहीं, पर फिर कहीं ना कहीं 1500 में हमें दिखता है कौन, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल पहुंच गया है, जो बम्बार्डिंग करता है केरला में। क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि ऑलरेडी जो सऊदी अरेबियन है, जो इस्लाम के लोग हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। अब इनका बिजनेस छीनने कौन आ गया है, पुर्तगाली आ गए हैं। अब यही पुर्तगालियों को दिखेगा 1608 में, पुर्तगाली बिजनेस कर रहे हैं। अब कौन आ गया, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जब पिक्चर में आएगा तो आप जानते हैं भली भांति होता क्या है, लगभग 200 साल तक ये राज करेंगे, राइट। तो आगे की स्टोरी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो ब्रिटेन की एंट्री है, ठीक है। आइए अब एक मुख्य बात करते हैं कि जो आपके लिए प्राइस रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, ठीक है। बहुत जेन्युइन रखे गए हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है आप में से काफी सभी लोग ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं, और जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हम उस उम्र में होते हैं कि घर वालों से इतना पैसा नहीं मांगा जाता है, राइट। तो देखिए आपके हिसाब से हमने जो प्राइस रखे हैं, देखिए आपको जो RAS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्लस आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है मात्र 2999 का दिया जा रहा है, मात्र, राइट। आजकल तो हम मोबाइल भी लेते हैं, वो तो इससे काफी महंगे होते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जब आप पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं कभी भी लाइबिलिटीज नहीं होता, वो हमेशा असेट होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1999 का, राइट। यहां पर आप याद रखिएगा कि अगर आप क्रैश कोर्स करते हैं और साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये है आपका 2999 का। ये उनके लिए होता है जिनको ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जिनको एक रिवीजन चाहिए। और यहां पर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज भी उनके लिए होती है जिनका ऑलरेडी जो है कोर्स पूरा हो चुका है, और बस एक अपना जो उन्हें देखना है कि जो भीड़ है, जो मेरिट में वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वहां पर टेस्ट सीरीज आपके काम आएगी, राइट। और यहां पर आप बंडल देखेंगे, बंडल में आपको ओवरऑल जो है, जो हमने ऊपर ऑफर किया आपको, जो 2999 का है और 1999, अगर आप उसे जोड़ते हैं तो आपको पड़ता है 4998 का, राइट। परंतु अगर आप बंडल लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके क्रैश कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल होगा, तो ये आपको पड़ेगा मात्र 3999। इसमें सब कुछ कवर हो जाते हैं, मतलब जो फ्रेशर हैं वो भी कवर हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं वो भी कवर हो जाते हैं, और जो टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, किस तरह का पेपर आता है, फैमिलियर होना चाहते हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। और मात्र आपको पड़ेगा 3999 का, राइट। यही नहीं है, ऑफर और भी है। जो फर्स्ट 50 हैं उनको जो बंडल है उसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, राइट। यानी कि जो कोर्स है 3999 का, वो आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी कि इट विल कॉस्ट यू ओनली 1999। बट कंडीशन है फर्स्ट 50, तो आपने देर नहीं करनी है, ठीक है। एनरोल करना है कोर्स पे फटाफट। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप जो ये कंपटीशन है उसमें पीछे ना रह पाए, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।